Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पैराप्लेजिया के कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, कुछ रिस्क फैक्टर्स और उनकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अपने पिछले वीडियो में जिसमें हमने पैराप्लेजिया के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, उसमें हमने बात किया था कि पैराप्लेजिया बेसिकली हमारे दोनों पैरों में पैरालिसिस जब होता है तब हम उसे पैराप्लेजिया कहते हैं, जो कि बेसिकली ब्रेन इंजरी या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण होता है। पैराप्लेजिया दो टाइप के होते हैं बेसिकली, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट में दोनों पैरों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसमें सेंसरी लॉस भी रहता है और मोटर फंक्शन लॉस भी रहते हैं। इनकम्प्लीट में किसी भी एक पैर में सेंसरी लॉस ज्यादा रहता है, मोटर लॉस भी रहता है, बट एक पैर में उसकी इंटेंसिटी कम रहती या फिर नहीं रहती, तब हम उसे इनकम्प्लीट पैराप्लेजिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं कॉजेस के बारे में। जब हमने पैराप्लेजिया में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बारे में पढ़ा था, देखा था, तब हमने वहां पे दो मोटर न्यूरॉन, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन्स के बारे में बात किया था। सो कॉज में हम सबसे पहले बात करते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स के बारे में, जिसके दो कॉज हो सकते हैं, एक इंट्राक्रैनियल और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से रिलेटेड। सो इंट्राक्रैनियल कॉजेस बेसिकली बहुत ही रेयरली होते हैं। में जो जो इनके कॉजेज होते हैं, ये बहुत ही रेयरली देखे जाते हैं और बहुत अनकॉमन होते हैं। इंट्राक्रैनियल कॉजेज में हम सबसे पहले बात करते हैं ट्यूमर ऑफ द फाक्स सेरिब्राई। फाक्स सेरिब्राई बेसिकली एक डबल फोल्ड होता है ड्यूरामेटर का, जो डिसेंड करता है इंटर हेमिस्फेरिक फिशर, और उसका मेन और जो बेसिक फंक्शन होता है वो हमारे दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को सेपरेट करना, यानी उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, वो काम हमारे फाक्स सेरिब्राई करते हैं। सो जब अगर कभी फाक्स सेरिब्राई में ट्यूमर हो जाए, तो उस ट्यूमर के कारण अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होते हैं और उस लीजन के कारण पैराप्लेजिया हो सकता है। दूसरा कॉज इंट्राक्रैनियल कॉजेज में हम देख सकते हैं कि थ्रोम्बोसिस ऑफ सुपीरियर सेजाइटल साइंस। बेसिकली जैसा हमने बात किया कि इंट्राक्रैनियल कॉजेज बहुत ही रेयरली होते हैं, उसी तरीके से सुपीरियर सेजाइटल साइनस थ्रोम्बोसिस ये भी बहुत ही अनकॉमन कॉज होता है स्ट्रोक का। अगर किसी पेशेंट में इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है, उसके साथ साथ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स भी देखने को मिलते हैं, पेशेंट को हेडेक होता है, पेशेंट हेमिपेरेटिक है, या यंग पेशेंट में एपिलेप्टिक है, तो अगर ऐसे सिम्टम्स किसी में प्रेजेंट होते हैं, तब हम कहते हैं कि वहां पे पेशेंट को सुपीरियर सेजाइटल साइनस में थ्रोम्बोसिस हुआ है। तीसरा कॉज हो सकता है जो थ्रोम्बोसिस ऑफ अनपेयर्ड एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जैसा कि हम जानते हैं सेरिब्रल आर्टरी के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो अगर हमारे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में थ्रोम्बोसिस हो जाता है, थ्रोम्बोसिस बेसिकली थ्रोम्बस का फॉर्मेशन है। ये थ्रोम्बस लोकल भी हो सकता है या बॉडी में कहीं और से ट्रेवल करके सेरिब्रल आर्टरी तक आ सकता है।
सो अगर थ्रोम्बोसिस हो रहा है हमारी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का, तो उसके कारण भी हमारे दोनों पैर इफेक्ट होते हैं और पैराप्लेजिया यस हो सकता है। ब्रेन इंजरी या इंट्राक्रैनियल कॉजेस के बाद अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉजेस के बारे में। स्पाइनल कॉजेस के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहला रीजन आता है हमारे पास, वो है सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन। सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी का। यानी किसी में अगर साइनोकोबालामिन या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो उन पेशेंट में स्पाइनल कॉर्ड का डीजेनरेशन हो सकता है। इस ये अगर डॉर्सल कॉलम और लेटरल कॉलम, जो स्पाइनल कॉर्ड के दो कॉलम है डॉर्सल और लेटरल कॉलम, अगर उनका डीजेनरेशन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बेसिकली डीमाइलिनेशन के कारण होता है, तब हम कह सकते हैं कि पेशेंट को सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉजेज में ही दूसरा कारण हो सकता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस बेसिकली एक पोटेंशियली डिसेबलिंग डिजीज है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो अटैक करने लगता है प्रोटेक्टिव शीट जो कि माइलिन होती है, जो नर्व फाइबर्स को कवर करती है। तो इम्यून सिस्टम उन शीट पे अटैक करने लगता है, जिसके कारण ब्रेन और रेस्ट ऑफ द बॉडी के बीच का जो कनेक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, और जो मैसेजेस डिलीवर होते हैं ब्रेन से हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी में वो प्रॉपर नहीं हो पाते। अगर इस कंडीशन को ट्रीट नहीं किया गया या इग्नोर किया गया, तो ये डिजीज हमारी जो नर्व्स है उनको परमानेंट डैमेज या डिटोरिएट कर सकती है। एक्यूट ट्रांसवर्स माइलाइटिस। एक्यूट ट्रांसवर्स माइलाइटिस बेसिकली ग्रे मैटर और वाइट मैटर का इन्फ्लेमेशन होता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स यानी कि बेसिकली थोरैसिक एरिया में अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है ग्रे मैटर और वाइट मैटर का, जैसे हम स्पाइनल कॉर्ड में जानते हैं कि ग्रे मैटर हमारे अंदर की साइड होते हैं और वाइट मैटर हमारे बाहर के साइड में होते हैं। तो एक्यूट ट्रांसवर्स माइलाइटिस में इनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इस इन्फ्लेमेशन को ज्यादातर थोरैसिक रीजन में देखा जाता है। मोटर न्यूरॉन डिजीज या कि एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जिसे हम ALS से जानते हैं। सो ALS बेसिकली एक बहुत ही रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जो हमारे नर्व सेल्स को अफेक्ट करती है, जो हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे जो वॉलेंटरी फंक्शन है, जो मसल के वॉलेंटरी मूवमेंट्स है उनको। सो अगर इस किसी को ये डिजीज होती है तो उसके जो वॉलेंटरी मसल मूवमेंट होते हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाते, जैसे कि चीविंग है, वॉकिंग है, टॉकिंग है। सो ये चीजें प्रॉपर नहीं हो पाती। अगर इसी डिजीज को हम प्रोग्रेस करते जाएं या इस डिजीज को इग्नोर करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लें, वैसे इसका कोई परमानेंट या इफेक्टिव क्योर नहीं है। बस इसको कुछ समय के लिए मैनेज किया जा सकता है, इसको परमानेंटली ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो अगर इसको मैनेज नहीं किया गया है तो ये धीरे धीरे इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो और वर्स्ट होने लगते हैं। स्पाइनल कॉजेस के बाद कुछ जनरल अगर हम कॉजेज की बात करते हैं या हम स्पेसिफिकली किसी वर्टिब्रा की बात करते हैं, तो फ्रैक्चर अगर हो रहा है, फ्रैक्चर से रिलेटेड या डिसलोकेशन हुआ है थोरैसिक या लंबर वर्टिब्रा का,
जिसके कारण वहां पे स्पाइनल रूट्स जो इनर्वेट हो रही है उनका कंप्रेशन हुआ है, तब भी पैराप्लेजिया हो सकता है। एपिड्यूरल एब्सेस, एपिड्यूरल एब्सेस बेसिकली एक इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे स्कल बोन और जो ब्रेन लाइनिंग है उनके बीच में जो एपिड्यूरल स्पेस होता है, वहां अगर इन्फेक्शन है तब हम उसे एपिड्यूरल एब्सेस कहते हैं। ये बेसिकली स्पाइन जो हमारी बोन होती है इनके जो बीच में जो स्पेस होता है उसे भी हम एपिड्यूरल कहते हैं। एपिड्यूरल स्पेस में अगर इन्फेक्शन है या स्पाइनल एपिड्यूरल एब्सेस है, तब भी पैराप्लेजिया चीजें या जैसी चीजें हमें देखने को मिल सकती है। कोई अगर वेस्कुलर कॉजेज है जैसे कि हेमरेज, थ्रोम्बोसिस, एट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन, इन तीनों के कारण ही पैराप्लेजिया हो सकता है। कंप्रेशन है, अगर स्पाइनल कॉर्ड में किसी तरह का कंप्रेशन है जिससे कोई एक लीजन है या लीजन के कारण किसी भी स्ट्रक्चर का कंप्रेशन हो रहा है, तब भी पैराप्लेजिया जैसे सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। रेडिएशन माइलोपैथी, रेडिएशन माइलोपैथी बेसिकली एक वाइट मैटर का डैमेज होना होता है। यानी कि अगर हमारे वाइट मैटर डैमेज हो रहे हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के हैं, क्योंकि उनको बार बार या कुछ पीरियड विद इन शॉर्ट पीरियड के अंदर आयनाइजिंग रेडिएशन में एक्सपोज होना पड़ रहा है, तो इसके कारण भी पैराप्लेजिया जैसी चीजें हो सकती। बेसिकली रेडिएशन में कितना डोज दिया गया है, किस टाइम पीरियड में दिया गया है, कितना कितनी बार दिया गया, इन सब फैक्टर्स में जो रेडिएशन माइलोपैथी है ये डिपेंड करती है। पॉट्स पैराप्लेजिया, पॉट्स पैराप्लेजिया बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस होता है स्पाइन का। सो ये एक कॉम्प्लिकेशन है जो इसको ट्रीट करना बहुत इजी नहीं होता है, और कीमोथेरेपी या सर्जिकल डीकम्प्रेशन दोनों को हम अगर सिंगल यूज कर रहे हैं तो इसको सही करना या ट्रीट करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। जनरली ये एक्सेप्ट किया जाता है कि पॉट पैराप्लेजिया को अगर अर्ली स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस है, एडवांस नहीं अर्ली है, तब उसे हम कीमोथेरेपी की मदद से ठीक कर सकते हैं। सो अगर किसी को पॉट्स पैराप्लेजिया है तो वो भी हमारी जो कंप्लीट या इनकम्प्लीट पैराप्लेजिया में रिजल्ट कर सकता है। हेरिडिटरी स्पास्टिक पैरापरेसिस, हेरिडिटरी स्पास्टिक पैराप्लेजिया जो कि फैमिलियल स्पास्टिक पैरापरेसिस भी कहते हैं, ये ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है जिसके कारण प्रोग्रेसिव वीकनेस और स्पास्टिसिटी हो जाती है लेग्स की। तो स्पास्टिसिटी बेसिकली इसका मतलब होता है कि स्टिफनेस, यानी कि वहाँ जो मूवमेंट है वॉलेंटरी मूवमेंट वो नहीं हो पाती। इस डिजीज में ये देखा जाता है कि पेशेंट को गेट डिफिकल्टीज होती और स्टिफनेस रहती। सो इन सिम्टम्स वो ये स्लोली स्लोली प्रोग्रेस होते हैं, और कई बार केन, वॉकर, व्हील चेयर के असिस्टेंस चाहिए होता है पेशेंट को मूव कराने के लिए। तो अगर किसी को हेरिडेटरी स्पास्टिक पैराप्लेजिया है तो वो भी कंप्लीट या इनकम्प्लीट पैराप्लेजिया में रिजल्ट कर सकता है। ट्रॉमा, किसी भी तरह का ट्रॉमा, चाहे वो ब्रेन से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, अगर किसी भी नर्व रूट का कंप्रेशन हो रहा है किसी ट्रॉमा के कारण, तो वो नर्व रूट हमारे अगर लोअर लेग या हमारी लोअर लिम्ब में जाके इनर्वेशन उनका है, वहां से वो ब्रांच ऑफ हो रही है, तो वो हमें पैराप्लेजिया जैसे सिम्टम्स दे सकते हैं, या वो कंप्लीट हो सकता है या फिर वो इनकम्प्लीट पैराप्लेजिया भी हो सकता है। अभी तक हमने बात किया
अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के बारे में और उनके कॉजेस के बारे में। अब हम बात करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स के बारे में। एंटीरियर हॉर्न सेल्स लीजन जैसे कि पोलियोमाइलाइटिस, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या मोटर न्यूरॉन डिजीज। अगर एंटीरियर हॉर्न सेल जो कि लोकेटेड होते हैं हमारे एंटीरियर ग्रे मैटर में, उनमें अगर किसी तरह का कोई लीजन होता है तो उस लीजन के कारण भी हमारे बॉडी में लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स हो सकते हैं और वो इवेंचुअली पैराप्लेजिया जैसी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। कौड़ा इक्वाइना सिंड्रोम। कौड़ा इक्वाइना बेसिकली एक क्लस्टर होता है जिस क्लस्टर में बहुत सारे नर्व रूट्स होते हैं हमारे स्पाइन। सो अगर किसी को क्वाडा इक्वाइना सिंड्रोम है, उसके जो लंबर स्पाइन के जो नर्व रूट है वो कंप्रेस हो जाते हैं, जिससे वहाँ के जो सेंसरी चेंजेस हैं, अगर वहाँ पे नर्व रूट कंप्रेशन हुआ है तो पेशेंट को सेंसरी चेंजेस देखने को मिलते हैं। यानी कि पेशेंट को लोअर बॉडी में सेंस फील नहीं होती, जो कि बेसिकली सेंसरी लॉस होता है। नर्व रूट अगर वहाँ पे कंप्रेस हुए हैं कॉडा इक्वाइना में, तो जो ब्लैडर और बॉवेल जो फंक्शन होता है वो भी इफेक्ट होता है और ब्लैडर एंड बॉवेल रेगुलेट नहीं हो पाते, जिसके कारण इनकंसिस्टेंसी हो जाती है ब्लैडर और बॉवेल में। पेरिफेरल नर्व लीजन जैसे कि न्यूरोपैथी या पॉलीन्यूराइटिस। पेरिफेरल नर्व इंजरी बेसिकली एसोसिएटेड होते हैं चेंज इन सेंसेशन में। मतलब अगर किसी को पेरिफेरल नर्व इंजरी है तो उस नर्व वो नर्व जहां जहां सप्लाई करती है उसके सराउंडिंग एरिया में हमें सेंसरी लॉस देखने को मिलता है। सेंसरी लॉस या डिक्रीज सेंसेशन के साथ पेशेंट को कई बार सुन्नपन, नंबनेस या टिंगलिंग जैसी चीजें देखने को मिलती है। बर्निंग सेंसेशन, बहुत ही शूटिंग और शार्प पेन भी पेशेंट को फील होता है, लेकिन वो पेशेंट कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको सेंस नहीं होती। माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून के साथ साथ एक ये न्यूरोमस्कुलर डिजीज है, जिसके कारण हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती है वो वीक हो जाती है और वीक होने के कारण जो धीरे धीरे वो हमारी जो एक्टिविटी होती है वो कम करती है। लेकिन अगर एक प्रॉपर रेस्ट पीरियड के बाद वो रिकवर भी जल्दी होती है। बेसिकली ये उन मसल्स को अफेक्ट करते हैं जो हमारे मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे आर्म है, लेग्स है। सो हमारे जो डे टू डे मूवमेंट होते हैं, अगर जैसे ब्रीदिंग मसल्स, हमारी जो रेस्पिरेटरी मसल्स है, उनको भी ये अफेक्ट करते हैं। सो अगर किसी को माइस्थीनिया ग्रेविस है जो कि एक ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, तो ऐसे पेशेंट्स में पैराप्लेजिया होने का चांसेस ज्यादा रहता है। स्पाइना बाइफिडा विथ माइलोमेनिंजियोसिस। स्पाइना बाइफिडा बेसिकली एक बर्थ डिफेक्ट होता है जो बाय बर्थ किसी भी बेबी में देखने को मिलता है, जिसमें स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता। ऐसे डिफेक्ट्स को हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी एनटीडी कहते हैं। जो न्यूरल ट्यूब एक स्ट्रक्चर होता है जो एक डेवलपिंग एम्ब्रायो में होता है, जो बेसिकली डेवलप होता है आगे चल के बेबी के ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड या टिश्यूज को एनक्लोज करने में। सो अगर किसी को स्पाइनल बाइफिडा विथ माइलोमेनिंजियोसील
तो ऐसे पेशेंट में, ऐसे बेबीज में अर्ली हमें पैराप्लेजिया के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, पेशेंट को सेंसरी चेंजेस देखने को मिल सकता है। अभी तक हमने बात किया कि पैराप्लेजिया के कॉजेस के बारे में, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स, जिसमें हमने फाक्स सेरेब्राई के ट्यूमर के बारे में बात किया, सुपीरियर सैजिटाल साइनस के थ्रोम्बोसिस के बारे में बात किया। फिर हमने बात किया कि अगर अनपेड एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में थ्रोम्बोसिस होता है तो उनके कारण भी पैराप्लेजिया होता है। स्पाइनल कॉजेस के बारे में बात किया, जिसमें हमने डिजेनरेशन ऑफ स्पाइन कॉर्ड, जो कि बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होता है विटामिन बी 12 का, उसके बारे में बात किया। एंटीरियर हॉर्न सेल लीजन्स के बारे में हमने बात किया। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में कि किनको आखिर पैराप्लेजिया या पैराप्लेजिया लाइक सिम्टम्स का रिस्क ज्यादा होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पाइनल इंजरी रिस्क फैक्टर्स के बारे में। ऑल्दो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी किसी न किसी एक्सीडेंट से रिलेटेड होती है, और ये एक्सीडेंट के बाद अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रही है तो उसमें पैराप्लेजिया जैसे सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। लेकिन उस एक्सीडेंट के लिए भी कुछ सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जो हमारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, अगर वो उनमें किसी में प्रेजेंट है तो बिना एक्सीडेंट के भी उनमें स्पाइनल इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है बीइंग अ मेल। हमेशा ये देखा जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज मर्दों में ज्यादा देखी जाती है, और सिर्फ 20% ऐसी फीमेल होती हैं यूनाइटेड स्टेट्स और ऐसी कंट्रीज में जिनमें ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन बेसिकली मेल में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ज्यादा देखने को मिलती है। एज ग्रुप 16 से 30, जिसमें भी हम अक्सर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी देखते हैं, तो वो पेशेंट्स अक्सर 16 से 30 साल की उम्र के बीच में होते हैं। सो अगर कोई भी पर्सन 16 से 30 ईयर्स के एज ग्रुप में है, तो उसमें स्पाइनल इंजरी होने के रिस्क फैक्टर्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि इस स्टेज में, इस एज ग्रुप के लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, और एक्टिविटी के साथ साथ कई बार वो अपने पोस्चर, अपने मूवमेंट, अपने लाइफस्टाइल, इन सब का ध्यान नहीं रखते, और दुनिया के रेस में आगे बढ़ने के लिए वो अपने हर चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसी एज ग्रुप में स्पाइनल इंजरी होने का जो खतरा होता है वो ज्यादा होता है। अगर कोई 65 से ऊपर, यानी 65 एज ग्रुप से ज्यादा है, तो अगर 65 या उससे ऊपर उम्र के जो लोग हैं, उनमें भी ये देखा जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज का जो रिस्क फैक्टर होता है वो ज्यादा होता है। अगर वो उनमें वो थोड़ा सा भी गिरते हैं तो उनको वो मेजर इंजरी कॉज कर सकता है, क्योंकि 65 के बाद जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वीक होने लगती है, नर्व्स हमारी इतने स्ट्रांग नहीं रहती, साथ ही कई बार सार्कोपीनिया जैसी चीजें देखने को मिलती है। सो 65 और या उससे ऊपर की जो एज ग्रुप के लोग होते हैं, उनमें रिस्क ज्यादा होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज का। अल्कोहल यूज, जो लोग क्रोनिक अल्कोहल यूज करते हैं, यानी कि अगर कोई पेशेंट अल्कोहल यूज कर रहा है तो उसमें कई बार ये देखा जाता है कि उसकी जो नर्व्स होते हैं वो वीक होती है। सो 25% जो ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज देखने को मिलती है, वो बेसिकली उनमें देखने को मिलती है जो अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत एब्रप्ट करते हैं या बहुत एक्सेसिव करते हैं। एंगेजिंग इन रिस्की बिहेवियर,
जनरली मोटर व्हीकल क्रैशेस यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स एक मेजर कंसर्न होता है अगर हम एज ग्रुप 65 से नीचे है तो, क्योंकि ऐसे एज ग्रुप में कई बार रश ड्राइविंग या इम्प्रॉपर ड्राइविंग के कारण रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। और उस एक्सीडेंट में बहुत हाई फ्रीक्वेंसी या हाई इंटेंसिटी का जो ब्लो लगता है स्पाइनल कॉर्ड में, उस ब्लो के कारण स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने का खतरा ज्यादा होता है। कोई अगर बहुत स्पोर्ट्स खेल रहा है लेकिन स्पोर्ट्स के प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले रहे, कोई प्रॉपर सेफ्टी गियर नहीं यूज कर रहे, तब ऐसे लोगों में भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने का जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है। कुछ सर्टेन डिजीजेस जैसे कि एक रिलेटिवली अगर किसी को माइनर इंजरी है तो उसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी तो होगी, हो सकती है अगर पर्सन को पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है, बोन्स बहुत वीक होती है, एक छोटा सा स्लिप होना भी पेशेंट के लिए फ्रैक्चर का कारण बन सकता है। तो अगर ऐसी डिजीजेस किसी को है तो उन पेशेंट्स में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी देखने का जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होती है। हाई ब्लड प्रेशर, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, बेसिकली ये जो हम कॉज रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे हैं ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, अगर किसी का जो ब्लड प्रेशर है 140/90 से ज्यादा रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे लोगों में स्ट्रोक का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के कारण अगर रप्चर होता है या पुअर ब्लड सप्लाई होती है या एक्सेसिव होता है तो पेशेंट को स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा होते हैं। टोबैको स्मोकिंग या च्यूइंग, स्मोकर्स जो होते हैं उनमें या जो लोग टोबैको का कंजम्पशन करते हैं, तो निकोटिन जो हमारे टोबैको या स्मोक में सिगरेट्स में जो प्रेजेंट होती है उसके कारण जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर की तरफ जाता है, यानी पेशेंट को हाइपरटेंशन रहता है। सिगरेट स्मोकिंग के कारण फैटी बिल्डअप भी हो सकता है नेक की आर्टरीज, जो फैटी बिल्डअप कई बार ट्रैवल करता है थ्रोम्बोसिस के फॉर्म में, और वो थ्रोम्बोसिस आगे चल करके स्ट्रोक जैसी चीजें कॉज कर सकती है। हार्ट डिजीज, ऐसी कंडीशन जैसे किसी को अगर डिफेक्टिव हार्ट वॉल्व है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, इरेगुलर हार्ट बीट है, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें ये ज्यादा देखने को मिलता है कि उनकी जो आर्टरीज होती हैं वो क्लॉग्ड होती है, उनमें फैटी डिपोजिशन होता है जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस। सो बेसिकली वहां पे प्लाक का फॉर्मेशन होता है, और प्लाक वो एक थ्रोम्बस के फॉर्म में ट्रेवल कर सकता है लिम्फेटिक ड्रेनेज की तरफ से या ब्लड सर्कुलेशन से। सो उस और जहाँ पे अगर ये ब्लड थ्रोम्बस हमारे ब्रेन में जाके स्टक होता है तब वहाँ पे स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि थ्रोम्बस के कारण वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी और वहाँ जो लूप एरिया है वो इस्किमिक हो जाएगी। इस्किमिक होने के कारण इस्किमिक हेमरेज होने का चांस ज्यादा होता है। डायबिटीज, जिन पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर होता है या ओवरवेट होते हैं या उनमें डायबिटीज होती है, तो ऐसे पेशेंट की जो ब्लड वेसल्स होती है वो वीक होती है, क्योंकि डायबिटीज के कारण जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर डैमेज हो रहा है ब्लड वेसल्स तो उन पेशेंट्स में स्ट्रोक का रिस्क ज्यादा होता है। सो इसलिए अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है तो उनमें इंजरी, ब्रेन इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं और अल्टीमेटली स्ट्रोक के भी चांसेस
ज्यादा होते हैं। वेट एंड एक्सरसाइज, नॉर्मली अगर कोई ओवरवेट है तो उसके बॉडी में हेमरेज होना या स्ट्रोक होना, ये इनके चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए अगर हम एटलीस्ट एक 30 मिनट की वॉक कर रहे हैं या मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और अपने वेट को हम नॉर्मल बीएमआई रेंज में रख रहे हैं, यानी कि 18 से 24 के बीच में हमारा बीएमआई, सो स्ट्रोक का जो खतरा है हम उसे कम कर सकते हैं, क्योंकि ओवरवेट लोगों में कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन सब की प्रिवलेंसी बढ़ जाती है। और इन सब के प्रिवलेंसी बढ़ने के कारण स्ट्रोक का जो चांस होता है वो ज्यादा होता है। मेडिकेशन, कुछ ऐसे मेडिकेशंस जिनके कंजम्पशन करने वाले लोगों में ज्यादा देखा जाता है कि स्ट्रोक उनमें ज्यादा होता है। जैसे अगर कोई भी ब्लड थिनिंग ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है, सो ब्लड थिनिंग ड्रग्स कंज्यूम करने वालों को बेसिकली ये दिया जाता है क्योंकि उनके जो ब्लड है उसको पतला करने के लिए, ताकि वहां कोई क्लॉट फॉर्मेशन ना हो। सो ये ड्रग्स बेसिकली कई बार एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण स्ट्रोक क्रिएट कर देते हैं या स्ट्रोक कॉज कर देते हैं। जो वुमेन हार्मोनल थेरेपी में, जो कि मेनोपॉज जैसे सिम्टम्स के लिए, जैसे हॉट फ्लैशेस है, इनके लिए दिया जाता है जो हार्मोन थेरेपी। सो जो लोग हार्मोन थेरेपी यूज करती हैं लेडीजें, उनमें भी रिस्क ज्यादा होता है स्ट्रोक का। अगर किसी को एस्ट्रोजन या बर्थ कंट्रोल पिल दिया जा रहा है, तो उनमें भी ये चीज देखी जाती है कि जो स्ट्रोक का चांस होता है वो ज्यादा होता है। एज, वो जो स्ट्रोक है वो किसी भी एज में हो सकता है। एक बेबी को भी हो सकता है जो कि वूम्ब में, जो बाहर ही नहीं आया अभी, उसको भी स्ट्रोक हो सकता है। बट ये चांसेस बढ़ते जाते हैं उम्र के साथ। और ये चांसेस अगर 50-55 ईयर्स हो चुके हैं किसी को, तो उस 50-55 ईयर्स के बाद ये चांसेस ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ TIA, यानी कि ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, इसको बेसिकली हम एक मिनी स्ट्रोक कह सकते हैं। सो अगर किसी को पहले ही कोई मिनी स्ट्रोक या ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक जैसे सिम्टम्स रहे हैं, सो उन पेशेंट्स में ये 10 गुना ज्यादा चांस होता है कि वो उनको एक स्ट्रोक अटैक आए। हाई रेड ब्लड सेल काउंट, अगर किसी में रेड ब्लड सेल है, वो उनकी बहुत थिकनिंग है और इंक्रीज है नंबर में, सो उस थिकनिंग और इंक्रीज नंबर होने के कारण वहां पे क्लॉट होना बहुत इजीली पॉसिबल होता है। इस क्लॉट के कारण ही जो रिस्क होता है स्ट्रोक का वो बढ़ जाता है। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स, सो हाई कोलेस्ट्रॉल बेसिकली तब होता है अगर कोई थिकनिंग हुई है या हार्डनिंग हुई है आर्टरीज की, जिसका मेन रीजन होता है प्लाक डिपोजिशन, इसका एथेरोस्क्लेरोसिस हम कहते हैं। सो प्लाक बेसिकली फैटी सब्सटेंसेस होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कैल्शियम होते हैं। सो ये जब हमारी आर्टरीज में बिल्डअप होते हैं, तो वहां से ब्लड पास होने में, या जितना अमाउंट ऑफ ब्लड पास होना चाहिए वो कम हो जाता है। और अल्टीमेटली जो ब्रेन तक ब्लड पहुंचता है वो कम अमाउंट में पहुंचता है, जिसके कारण ब्रेन में पूरे एरिया में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती। और अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, इस्कीमिया रहेगा पेशेंट को, तो उसके में इस्कीमिक स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां की जो ब्लड सप्लाई है वो कट ऑफ हो गई।
अभी तक हमने बात किया कॉजेस के बारे में, फिर हमने बात किया रिस्क फैक्टर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं साइन और सिम्टम्स के बारे में कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको देख के हम पहचान सकते हैं कि पेशेंट को पैराप्लेजिया है या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। सबसे पहला जो लक्षण है वो होता है लॉस ऑफ मूवमेंट, यानी कि पेशेंट में जो वॉलेंटरी मूवमेंट एक नॉर्मल पर्सन में होता है वो एक पैराप्लेजिक या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट में नहीं होता, वो एब्सेंट हो जाता है। उसी के साथ दूसरा जो कॉमन लक्षण देखने को मिलता है वो होता है चेंजिंग सेंसेशन या लॉस ऑफ सेंसेशन। पेशेंट की जो एबिलिटी होती है गर्म ठंडा या टच को फील करने की, तो वो एबिलिटी पेशेंट में कम होने लगती है, यानी कि पेशेंट के जो सेंसेशन होते हैं वो कम होते हैं और सेंसरी चेंजेस बढ़ जाते हैं। सो सेंसरी एज ए सेंसरी चेंज पेशेंट को कोई भी सेंसेशन फील नहीं होता है, और क्योंकि सेंसेशन फील नहीं होता तो ऑब्वियस सी चीज है उसको हीट कोल्ड या टच जैसी कोई भी चीज फील नहीं हुई। लॉस ऑफ बॉवल या ब्लैडर कंट्रोल, बेसिकली जैसा हमने कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम में बात किया था कि अगर नर्व रूट का कंप्रेशन हो जाता है या वहां से जो नर्व ब्रांच ऑफ हो रही है उनमें कोई कट होता है या डैमेज होती है, तब जो ब्लैडर और बाउल कंट्रोल होता है वो भी खत्म हो जाता है, वो उसका लॉस हो जाता है। इसमें बेसिकली पेशेंट को अपने यूरिन और अपने जो बाउल है वो कंट्रोल करने में दिक्कत आती है, होता ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं होता है। सो पेशेंट की यूरिनेशन जो होती है वो ज्यादा होती है, पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होती, वॉलेंटरी कंट्रोल में नहीं होती। पेशेंट को पता भी नहीं चलता कब ब्लैडर फुल हो गया, पेशेंट ने यूरिनेट कर दिया, या पेशेंट को बॉवल जैसे चीजों में भी मोशन हो गया, पेशेंट को कई बार सेंस ही नहीं होती है, पता ही नहीं चलता। एग्जैगरेटेड रिफ्लेक्स एक्टिविटीज या स्पाज्म, जिसे अगर हम कहें तो हाइपर रिफ्लेक्सिया कह सकते हैं, तो जिसमें हमें अगर हम लोअर बॉडी के रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सेस हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे लेविंस्की साइन है, नी रिफ्लेक्सेस है, ये सब रिफ्लेक्सेस हाइपर होते हैं और स्पाज्म लोकलाइज स्पाज्म देखने को मिलता है। चेंजेस इन सेक्सुअल फंक्शन या सेक्सुअल सेंसिटिविटी एंड फर्टिलिटी, क्योंकि पेशेंट का जो लोअर बॉडी है वो काम नहीं कर रहा होता तो सेक्सुअल फंक्शन भी अल्टर हो जाते हैं, या सेक्सुअल जो सेंसिटिविटी होती है वो भी चेंज हो जाती है। पेशेंट की जो पेशेंट जनरली ऐसे पेशेंट्स इनफर्टाइल हो जाते हैं क्योंकि उनमें अब रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी नहीं हो पाती, क्योंकि जो न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं कॉर्डा इक्वाइना जैसी चीजों में, जिनमें नर्व रूट का जो कंप्रेशन है वो हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट में चेंजेस देखने को मिलते हैं उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी में। स्पाइनल कॉर्ड में बहुत पेन फील होता है पेशेंट को अगर वहां के जो नर्व फाइबर्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं। सो जो सेंसेशन है, जो पेन है, वो भी बहुत एक्सेस होता है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्व फाइबर्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, तो उस डैमेज के कारण पेशेंट को पेन फील होता है। पेशेंट को ब्रीदिंग कफिंग या क्लियरिंग, जो सिक्रेशन क्लियरिंग है उसमें भी डिफिकल्टी होती है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद हो रही है, पेशेंट वॉलेंटरली कफ नहीं कर पाता है, अपनी जो सिक्रेशन है लंग्स में वो उन्हें बाहर नहीं कर पाता, यानी कि उसके जो साइड एयरवेज में जो सिक्रेशन है वो सेंट्रल एयरवेज में नहीं आ पाते, और क्योंकि वो कफ करने में उसको डिफिकल्टी फील होती है तो वो सिक्रेशन या स्पूटम सेंट्रल एयरवेज से हमारे बाहर नहीं निकल पाते।
ऐसे पेशेंट्स अगर आईसीयू में तो उनमें सक्शनिंग यूज की जाती है, सक्शनिंग टेक्निक्स यूज किए जाते हैं सिक्रीशंस को बाहर करने के लिए। इसके अलावा कुछ अगर हम इमरजेंसी साइन और सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को बहुत एक्सट्रीम बैक पेन होता है, नेक में प्रेशर, नेक हेड और जो बैक एरिया है उसमें प्रेशर फील होता है। तो अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है एक्सीडेंट के बाद तो उसको उसके जो बैक है उसमें पेन फील होगा, नेक एरिया, हेडेक, हेड साइड में बहुत एक्सट्रीम प्रेशर फील होता है। वीकनेस बॉडी में लगती है, यानी पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद पूरे बॉडी में वीकनेस लगेगी, कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, पैरालिसिस होता है जो कि एक पैराप्लेजिया ही है। नंबनेस, टिंगलिंग या लॉस ऑफ सेंसेशन इन हैंड। तो अगर किसी पेशेंट को नंबनेस हो रही है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है हाथों में, उंगलियों में, पैरों के पंजों में, उसके टोज में, और वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद या एक्सीडेंट के बाद हुआ है तो ये कह सकते हैं कि उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कोई ना कोई इंजरी हुई। अगर एक्सीडेंट के बाद पेशेंट ने अपने जो ब्लैडर और बॉवल कंट्रोल है वो खो दिया है, यानी उसमें अब कोई भी ब्लैडर या बॉवल पे कंट्रोल नहीं रहा है, तब भी हम कह सकते हैं कि पेशेंट के जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इंजर्ड हुई है एक्सीडेंट के कारण। डिफिकल्टी विथ बैलेंस या वॉकिंग। जब भी पेशेंट की स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड होती है तो पेशेंट का जो गेट पैटर्न होता है, वॉकिंग जो टेक्निक होती है वो चेंज हो जाती है, पेशेंट वॉक नहीं कर पाता है, पेशेंट जो बॉडी का बैलेंस है वो मेंटेन नहीं कर पाता है, जिसके कारण पेशेंट गिरने लगता है, पेशेंट के अपने बॉडी के ऊपर जो कमांड है वो नहीं रह पाता। इम्पेयर्ड ब्रीदिंग आफ्टर इंजरी। जनरली अगर हमारी थोरैसिक एरिया, हमारे स्पाइन की जो थोरैसिक एरिया है, अगर उस थोरैसिक रीजन में कोई इंजरी हुई है तो पेशेंट को कई बार ब्रीदिंग करने में डिफिकल्टी होती है, कई बार शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील होती है, या फिर पेशेंट ब्रीद ही नहीं कर पाता है क्योंकि एयरवेज जो होते हैं वो ट्रैप्ड हो जाते हैं। ऑडली पोजीशन या ट्विस्टेड नेक और बैक। कई बार बहुत हाई वेलोसिटी या हाई इंटेंसिटी का एक्सीडेंट होने के बाद पेशेंट की जो नेक है या बैक है वो अलग तरीके से ट्विस्ट हो जाती है या पोजीशन हो जाती है, यानी जो नॉर्मल कर्वेचर होते हैं वो मेंटेन नहीं होता है, वो अलग ही एक पोजीशन ले लेते हैं या ऑर्डरली पोजीशन हो जाता है नेक का और बैक का। इनके अलावा अगर हम और साइन और सिम्टम्स की बात करें तो हमारी जो लोअर बॉडी होती है, पैराप्लेजिया में हमारी जो लोअर बॉडी रहती है उसमें सेंसरी सेंसेशन खत्म हो जाती है, पेशेंट को पेन रहता है लेकिन पेन के सेंसेशन उसको नहीं हो पाते। फैंटम पेन। फैंटम पेन का मतलब है कि बेसिकली पेशेंट को पेन किसी और एरिया में होता है और उसे लगता है कि पेन मुझे कहीं और हो रहा है, या फिर कई बार ऐसा पेशेंट को लगता है कि उसको पेन हो रहा है बट उसके सेंस ही एब्सेंट है, तो उसे पेन कैसा फील हो सकता है। ऐसे पेन को जिसमें पेशेंट ये कहे कि मुझे पेन है बट सेंसरी चेंजेस है पेशेंट में, पेशेंट पैराप्लेजिक है, सेंसरी लॉस है, तो इस पेन को हम बेसिकली फैंटम पेन कहते हैं, जो कि लोअर हाफ ऑफ द बॉडी में ज्यादा देखने को मिलता है पैराप्लेजिक में। ब्लैडर एंड बॉवल ट्रबल, जैसा कि हमने अपने पिछले कुछ स्लाइड्स में बात किया है कि जिनमें भी जो पैराप्लेजिक पेशेंट होते हैं उनमें जो
बाउल और ब्लैडर का जो कंट्रोल होता है वो अब नहीं रह पाता, वो प्रॉपरली अपने ब्लैडर और बाउल को कंट्रोल नहीं कर पाती, उनके अंदर वॉलेंटरली कंट्रोल नहीं हो पाता। डिफिकल्टी इन वॉकिंग और स्टैंडिंग। पैराप्लेजिया में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण या ब्रेन इंजरी के कारण पेशेंट का जो बैलेंस होता है वो ट्रबलसम हो जाता है, पेशेंट बैलेंस नहीं कर पाता है बॉडी को। इसलिए पेशेंट एक पर्टिकुलर पोजीशन में खड़ा ही नहीं हो सकता। पेशेंट अगर स्टैंड ही नहीं कर पाएगा, खड़ा ही नहीं हो पाएगा, तो वो वॉक कैसे करेगा। इसलिए ऐसे पेशेंट्स को हमेशा व्हील चेयर से असिस्ट किया जाता है। पेशेंट को व्हील चेयर अगर कहीं भी ट्रांसफर करना है, पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो ऐसे पेशेंट्स को व्हील चेयर के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। क्योंकि इन पेशेंट्स में जो गेट पैटर्न इनका होता है वो चेंज हो जाता है, वो चल ही नहीं पाते, पेशेंट अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हो पाता, क्योंकि उस एक तो पैरों की सेंसेशन नहीं होती, दूसरा पैरों में कई बार स्पास्टिसिटी हो जाती, और स्पास्टिसिटी के कारण पैरों के जो मूवमेंट है, वॉलंटरली मूवमेंट है, वो भी नहीं हो पाते। और एब्सेंस ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट के कारण पेशेंट का जो गेट होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, क्योंकि पेशेंट फ्लेक्शन या एक्सटेंशन नहीं कर पाता है अपने नी और अपने हिप का। इन्हीं के अलावा अगर हम कुछ और साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, तो सबसे पहला सिम्टम होता है वेट गेन, यानी पेशेंट बहुत ओबीज होने लगते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी बॉडी की एक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए ऐसे पेशेंट्स ओबीज होते हैं। और जनरली जो पैराप्लेजिक पेशेंट्स होते हैं उनका वेट बढ़ जाता है, वो इसलिए क्योंकि वो अब किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनमें जो लॉस ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट है वो होता है, जिसके कारण कोई बॉडी में मूवमेंट नहीं होता है। मूवमेंट नहीं होने के कारण पेशेंट अपने बॉडी में जितनी कैलोरीज इनटेक कर रहा है वो कैलोरीज वो बर्न नहीं कर पाता। डिप्रेशन, क्योंकि पेशेंट अब अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज खुद नहीं कर पाता है, उसे अपने एडीएल के लिए दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। पेशेंट अपने मन चाहे जगह पे जा नहीं सकता। पेशेंट हमेशा पेशेंट को ये लगता है कि मैं दूसरे पे डिपेंडेंट हूँ। तो ऐसे पेशेंट्स में डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या पेशेंट डिप्रेस्ड होते हैं, इनमें एंजाइटी अटैक्स आते हैं। सेक्सुअल डिफिकल्टीज, जैसा कि हमने अपने पिछले स्लाइड्स में भी बात किया कि पेशेंट्स को ऐसे पेशेंट्स को सेक्सुअल डिफिकल्टीज देखने को मिलती, क्योंकि वहां पे न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स है, कॉर्डा इक्वाइना जैसे सिंड्रोम में न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स डैमेज हो जाते हैं, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन या पुअर इरेक्शन होने के कारण पेशेंट सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो पाता। स्किन ब्रेकडाउन, स्किन ब्रेकडाउन भी एक कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है पैराप्लेजिक पेशेंट्स में। इन्फेक्शन, कई बार अगर प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन किया गया है, सो पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे पेशेंट का लॉस होता है बॉवेल और ब्लैडर कंट्रोल, उसके वॉलेंटरी कंट्रोल में नहीं रहता, तो कई बार पेशेंट यूरिनेट कर देते हैं, मोशन पास हो जाता है। सो अगर वहाँ पे जो उसके केयर टेकर हैं उन्होंने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया है,
सो उसके कारण पेशेंट को सेकेंडरी इन्फेक्शन का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, पेशेंट में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, पेशेंट डिप्रेशन में है। सो ऐसे लोगों में हाई ब्लड प्रेशर देखा जाता है, जिनका बीपी हमेशा 140/90 से ज्यादा ही होता है। सो उनमें एक हाइपरटेंसिव चीजें भी देखने को मिलती है। जनरली ऐसे पेशेंट्स का जो मूड होता है वो एक सही मूड नहीं होता है, उनमें मूड स्विंग्स, उनमें मेंटल एबनॉर्मेलिटीज भी देखने को मिल सकती। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि ऐसे पेशेंट्स में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। प्रेशर सोर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि पेशेंट में वॉलेंटरी कंट्रोल नहीं होता, सो पेशेंट अपना प्रॉपर केयर खुद नहीं रख पाता है, पेशेंट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाता है। सो ऐसे पेशेंट्स के अगर केयर टेकर्स ने प्रॉपर केयर नहीं किया, क्योंकि पेशेंट बहुत लंबे टाइम के लिए क्रोनिक इलनेस के कारण बेड रिडन होता है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि पेशेंट को प्रेशर सोर्स या बेड सोर्स हो जाए। ये बेड सोर्स या प्रेशर सोर्स बेसिकली एक अल्सर के फॉर्म में होते हैं, जो ज्यादातर पेशेंट के बैक एरिया में देखने को मिलते हैं। क्योंकि पेशेंट पोजीशन नहीं चेंज होता है, तो वहां पे नेक्रोसिस भी हो सकता है। इसीलिए फिजियोथेरेपी टेक्निक में पेशेंट को हमेशा हर 2 घंटे में अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए बताया जाता है, अगर वो खुद कर सकता है। अगर नहीं कर सकता तो उसके जो केयर टेकर है उनको एजुकेट किया जाता है कि वो पेशेंट की पोजीशन हर 2 घंटे में चेंज करें, जिससे प्रेशर सोर्स या बेड सोर्स को अवॉइड किया जा सके। इसके अलावा पेशेंट अगर इकोनॉमिकली स्टेबल है, तो पेशेंट एक नॉर्मल बेड के बजाय एयर बेड को यूज कर सकता है या वाटर बेड यूज कर सकता है, जिससे वहाँ के जो बैक के जो एरिया है उनमें हार्डनिंग के कारण कोई भी सोर या अल्सर फॉर्म नहीं होंगे। एयर बेड या वाटर बेड ऐसे पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है। टाइटनेस या कॉन्ट्रैक्चर, क्योंकि पेशेंट अपना लोअर लिम्ब मूव नहीं कर पाता है और पेशेंट को पोजीशन किया जाता है कि वो ग्रेविटी के अंडर रहे या उसमें स्पास्टिसिटी होती है, तो पेशेंट में टाइटनेस हो जाती है, यानी कि उसके जो मसल्स होते हैं वो स्टिफ हो जाती है। उस स्टिफनेस के कारण पेशेंट और भी मूव नहीं कर पाता। इसलिए अगर पेशेंट प्रोलॉन्ग बेड रिडन है, तो ऐसे पेशेंट में टाइटनेस या कॉन्ट्रैक्चर ना हो, इसलिए वहां फ्रीक्वेंट मूवमेंट करवाना बहुत जरूरी है। हर 1 घंटे 2 घंटे में पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाना जरूरी है, क्योंकि उस रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज से हम पेशेंट में कॉन्ट्रैक्चर या टाइटनेस डेवलप होने से हम बचा सकते हैं। टाइटनेस या कॉन्ट्रैक्चर होने के कारण जो जॉइंट है वहां का जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो भी कम हो जाता है। अगर इस चीज को एक सही टाइम पे हैंडल नहीं किया गया, यानी कि टाइटनेस है कॉन्ट्रैक्चर है उनको प्रॉपर डील नहीं किया गया, प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया, तो जॉइंट्स का जो अलाइनमेंट है वो भी चेंज हो सकता है और एक दूसरी डिफॉर्मिटी एराइज हो सकती है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स में एडवाइस किया जाता है कि हर 2 घंटे में उनका पोजीशन चेंज हो और उनमें कुछ बॉडी के मूवमेंट्स होते रहे, जिससे वहां पे पेशेंट को टाइटनेस या कॉन्ट्रैक्चर जैसी चीजों को अवॉइड करने में हेल्प मिले।
इम्पेयरमेंट ऑफ टोन। अगर हम लीजन्स के लेवल के बारे में बात करें तो बेसिकली दो तरह के टोन हो सकती है, हाइपरटोनिया और हाइपोटोनिया। सो हाइपरटोनिया में पेशेंट की जो टोन होती है, मसल टोन होती है, वो ज्यादा होती है। इसलिए पेशेंट, और अगर पेशेंट को अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है तो ऐसे पेशेंट्स में स्पास्टिसिटी देखने को मिलती है, यानी कि हाइपरटोनिया देखने को मिलता है। हाइपरटोनिया में पेशेंट की जो मसल्स होती हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, इनमें जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होता है वो नहीं हो पाता। और कई बार तो जो रेंज ऑफ मोशन पेशेंट में था वो बिल्कुल ही नहीं होता, जो कि हमने जैसा पिछले स्लाइड में बात किया कि कॉन्ट्रैक्चर और टाइटनेस डेवलप हो जाती है। वही कॉन्ट्रैक्चर या टाइटनेस और कुछ नहीं, स्पास्टिसिटी होती है, जिनके लिए बेसिकली अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स रिस्पॉन्सिबल होते। अगर हम लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की बात करें तो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के कारण पेशेंट में फ्लैसिडिटी होती है, यानी कि हाइपोटोनिया होता है। हाइपोटोनिया में या फ्लैसिडिटी में पेशेंट में हाइपर मूवमेंट होता है, यानी कि वो सेल्फ मूवमेंट तो नहीं कर पाते, लेकिन अगर कोई असिस्ट करके मूवमेंट करता है तो उनमें हाइपोटोनिया के कारण हाइपर मूवमेंट होता है, या वो एकदम ढीले पड़ जाते हैं। जो लोअर लिम्ब है वो एकदम ढीला हो जाता है, एक नवजात बच्चे जैसा हो जाता है, जिसमें रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटीज करवा करके, स्ट्रेंथनिंग करवा करके हम उसके टोन को रीडेवलप कर सकते हैं। क्योंकि पेशेंट टोन का अल्टरेशन हुआ है, पेशेंट का जो नॉर्मल टोन था वो नहीं रहा, पेशेंट में हाइपरटोनिया हुआ है या फिर हाइपोटोनिया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा लीजन है, अपर मोटर है कि लोअर मोटर है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट में जो गेट पैटर्न होता है वो भी एबनॉर्मल होता है, वो मूवमेंट नहीं कर पाते। ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि पेशेंट में प्रॉपर वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस नहीं होती, और जो कैल्शियम जो हो रहा है बोन से, उससे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। पेशेंट के बॉडी में अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है और साथ ही पेशेंट कोई भी वेट बियरिंग एक्टिविटीज जैसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे पेशेंट में ये देखा जाता है कि वो फ्रैक्चर की तरफ उनका जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है। एक छोटा से छोटा ट्रॉमा भी उनमें फ्रैक्चर क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उनकी जो बोन होती है बहुत ही फ्रेजाइल होती है और ऑस्टियोपोरोटिक होती है। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, अगर हायर थोरेसिक लेवल लीजन हुआ है जिस जो उनके कारण पैरालिसिस होता है, अगर रेस्पिरेटरी मसल का, बेसिकली अगर हमारे इंटरकोस्टल और एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व है तो उसके कारण एक ग्रॉस रिडक्शन हो जाता है वाइटल कैपेसिटी का। सो पेशेंट की एब्डोमिनल मसल वीक होने के कारण पेशेंट कफ नहीं कर पाता है, और उसके कारण वहाँ जो सिक्रीशन है वो एक्यूमुलेटेड रह जाते हैं, जिनसे सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है। डिप्रेशन, क्योंकि पेशेंट अब अपने फैमिली मेंबर में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, अपनी फैमिली की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा है, और वो खुद किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, तो ऐसे पेशेंट में डिप्रेशन या इरिटेशन जैसी चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, और उसमें एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है कि वो अब किसी चीज को करने के लिए कैपेबल नहीं है। यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमन है, अगर जैसा हमने बात किया कि जो बॉवेल और ब्लैडर है उसका कंट्रोल चला जाता है। सो अगर यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। अगर पेशेंट बेड रिडन है तो
एब्जॉर्प्शन जो कैल्शियम का हो रहा है बोन से वो कम हो जाता है, तो कैल्शियम जो है उसको डिपोजिशन होने लगता है ब्लड में, और इवेंचुअली उसका डिपोजिशन होने लगता है किडनी में, जिसके कारण ऐसे पेशेंट्स में किडनी स्टोन के चांसेस भी ज्यादा होते। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया पैराप्लेजिया पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।